सुनील कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए, तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से यह उम्मीद है कि आप लोग पूरा देखिएगा और बिना देरी के स्किप किए चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सबसे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन सुनते, कह रहा है कि दुनिया की शक्तिशाली इंसान वही है जो अकेला, क्या है? दुनिया का शक्तिशाली इंसान वही है जो अकेला है। क्या रहना है? हमको अकेला रहना है और अकेली हमको तैयारी करना है। चलिए, इसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वही है जो अकेला जीना सीख लिया। चलिए, तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। आज आज के इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री का 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इनके बाद फिजिक्स का भी 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इनके बाद 50 प्लस जो है बायो का पढ़ेंगे, यानी बायोलॉजी का पढ़ेंगे। चलिए, तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में करा है कि भारत में तोप खाने का पहली बार प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? यानी कह रहा है कि तोप का पहली बार जो है भारत में कहाँ पर उपयोग किया गया था तोप खाने का? तो ऑप्शन एम करा है पानीपत, ऑप्शन बी में करा है कि तालीकोट, ऑप्शन सी में करा है कि सियालकोट और ऑप्शन डी में करा है कि खनवा। तो कमेंट करिए आप लोग कि तोप खाने का सबसे पहला प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के युद्ध में, या तालीकोट के युद्ध में, या सियालकोट के युद्ध में, या खनवा में। तो भारत में सबसे पहली बार जो था युद्ध में तोप खाने का प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया गया था। चलिए, इनके बाद सेकेंड में चलते। सेकेंड में कह रहा है कि मनस बदारी मनस बदारी प्रणाली में सेना का कमांडर इन चीफ था। कौन था? मनस बदारी में सेना का जो तो कमांडर था वह इन चीफ कौन था? मनस बदार था, या सम्राट था, या राजकुमार था, या दास हजारी था? तो कौन था सम्राट? आप लोग कमेंट करिए। मनस बदारी प्रणाली में सेना का कमांडर कौन था? तो मनसबदारी में जो था सेना का कमांडर वह सम्राट था। कौन था? सम्राट था। चलिए, इनके बाद थर्ड में चलते हैं। थर्ड में कह रहा है कि युगांत का प्रथम संपादक कौन था? तो युगांत का प्रथम संपादक कौन था? आप लोग कमेंट करिए और बताइए युगांत का प्रथम संपादक कौन था? तो युगांत का जो है सबसे पहला संपादक कौन है? ऑप्शन एम कराए कि वीरेंद्र घोष, ऑप्शन बी में कराए कि बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी में कराए कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी और ऑप्शन डी में कराए कि उल्लासकर दत्त। तो आप लोग कमेंट करिए कि युगांत का प्रथम संपादक कौन था या पहला संपादक कौन था? तो यूनान का जो है प्रथम संपादक वह वीरेंद्र घोष था। कौन था? वीरेंद्र घोष था। चलिए, इनके बाद चार में कह रहा है कि 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया गया था? तो आप लोग कमेंट करिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए में कह रहा है कि सेवाग्राम, ऑप्शन बी में कह रहा है कि दांडी, ऑप्शन सी में कह रहा है साबरमती और ऑप्शन डी में कह रहा है कि वर्धा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप लोग कमेंट करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वह साबरमती आश्रम से हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कुल कितने दिन तक चला था और उनका नेतृत्व करने वाला कौन था? आप लोग ये कमेंट करिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में का मुख्य मुख्य कारण क्या था? ये कमेंट करिए। चलिए, इनके बाद पांच में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है? दुनिया का सबसे पुराने शहरों में किसे एक जीवित शहर माना जाता है? मथुरा को, या वाराणसी को या हरिद्वार को या अयोध्या को किसे जीवित शहर माना जाता है? तो वाराणसी को जो है जीवित शहर माना जाता है। चलिए, इनके बाद छह में कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? आप लोग कमेंट करिए।
1526 में या 1565 में या 1576 में या 1586 में। तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? आप लोग कमेंट करिए। तो तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था, वह लड़ा गया था कब? तो 1565 में लड़ा गया था। चलिए, इनके बाद 7वां में कह रहा है कि अमीर अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किसके विकास में अमीर खुसरो ने अहम भूमिका निभाए थे या अग्रणी भूमिका निभाए थे? ऑप्शन ए में करा वज्र भाषा, ऑप्शन बी में करा अवधी, ऑप्शन सी में करा खड़ी बोली और ऑप्शन डी में करा भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आप लोग कमेंट करिए किसके विकास में निभाई थी। तो किसके विकास में निभाई थी? तो वह जो था खड़ी बोली में निभाई थी। चलिए, इनके बाद 8 में कह रहा है कि गदर पार्टी का स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1913 में, या ऑप्शन बी में कह रहा है कि इंग्लैंड 1917 में, और ऑप्शन सी में कह रहा है कि डेनमार्क 1921 में, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि स्कॉटलैंड 1925 में। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग कमेंट करिए और कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, वह 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था। कहाँ पर? अमेरिका में किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका नेतृत्व करने वाला या इसका संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापन लाला हरदयाल था। कौन? लाला हरदयाल। इनके बाद 9 में कह रहा है कि क्या कह रहा है? सिल्क लेटर पाठयंत्र 1916 द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन ए में कह रहा है कि मौलाना अबेदुल्ला सिंधी और मौलाना महमूद हसन के द्वारा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना मुहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन सी में कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम और मौलाना महमूद हसन के द्वारा। ऑप्शन डी में कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप और जॉन हेटिंग के द्वारा। तो 1916 में जो था सिल्क लेटर पाठयंत्र, वह कहाँ पर यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो आप लोग कमेंट करिए किसके द्वारा आयोजित किया गया था और बताइए, यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए, इनसे आगे बढ़ते हैं। 10वां में कह रहा है कि सॉरी तो 10वां में कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता का समर्थन किया था? कौन सा नेता जो था वह लखनऊ समझौता का समर्थन किया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन सी में कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय। तो किसने लखनऊ समझौता का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? तो 1916 में जो था वह लखनऊ समझौता का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ समझौता जो किया गया था वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए, इनके बाद 11वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या? ऑप्शन ए में कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में लिया गया था, तो आप लोग यस कमेंट करिए। और ऑप्शन बी में कह रहा है कि सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 में हुआ था, तो आप लोग कमेंट करिए। इनके बाद कह रहा है कि इस ऑप्शन सी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में हुआ था 38 में, तो आप लोग कमेंट करिए। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, तो आप लोग यस कमेंट करिए। तो कौन सा कौन सा जो गठन हुआ था वह सुमेलित नहीं है? सॉरी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो आप लोग कमेंट करिए कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो पूर्ण स्वराज संकल्प का जो गठन हुआ था वह 1929 में हो गया था। तो यह जो है राइट है। इनके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है कि सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 में हुई थी, तो यह भी सही है। इनके बाद डी में कह रहा है कि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, यह भी सही है। इनके बाद कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में हुआ था, यह गलत है। तो आप लोग बताइए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुई थी, चलिए। इनके बाद 12 में कह रहा है कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति का अग्रणी नेता कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का जो था अग्रणी नेता वह कौन था? तो ऑप्शन ए में करा है बाबर, ऑप्शन बी में करा है अकबर, ऑप्शन सी में करा है शिवाजी और ऑप्शन डी में करा है कि बिजाराव पेशवा। तो गोरिल्ला युद्ध का जो था पद्धति का अग्रणी नेता कौन था? तो इनका जो अग्रणी नेता था, आप लोग कमेंट करिए, गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी नेता कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी नेता कौन था, आप लोग कमेंट करिए। तो गोरिल्ला युद्ध का जो था अग्रणी नेता हम लोग सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज थे। कौन थे? शिवाजी महाराज थे। चलिए इनके बाद 13 कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो हुमायूं का जो मकबरा था वह हुमायूं द्वारा बनाया गया था, या हमीदा बानो बेगम द्वारा, या बाबर द्वारा, या अकबर द्वारा। तो हुमायूं का मकबरा जो था वह किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं का जो मकबरा था वह किसके द्वारा बनाया गया था, आप लोग कमेंट करिए। तो हुमायूं का जो मकबरा था वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया था। चलिए इनके बाद 14वां में कह रहा है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए में करा उड़ान, ऑप्शन बी में करा आजाद विचार, ऑप्शन सी में करा उदंत उदंत मारतंड, ऑप्शन डी में करा कि विचार व्यक्ति। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो भारत का जो है सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम है उदांत मर्तंड। चलिए इनके बाद 15 में करा है कि गणेश महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप लोग कमेंट करिए कि गणेश महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप लोग कमेंट करिए गणेश महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन एम करा है कि महात्मा गांधी द्वारा, या लोकमान्य तिलक के द्वारा, या पंडित नेहरू के द्वारा, या इंदिरा गांधी के द्वारा। तो गणेश महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गणेश महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुआ था। चलिए इनके बाद 16 में करा कि जलियांवाला बाग त्रिशदी कब घटित हुई थी? तो आप लोग कमेंट करिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में करा कि 13 अप्रैल 1867, ऑप्शन बी में करा कि 15 जून 1947 और ऑप्शन सी में करा कि 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी में करा कि 17 मई 1911। आप लोग कमेंट करिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने के लिए बोला था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो था जनरल ओ डायर ने जनरल डायर पर गोली चलाने के लिए बोला गया था। चलिए इनके बाद ये बताइए कि इनमें 1919 में एक ठो और कानून आया था भारत में, जो कानून का नाम क्या था? तो काला कानून जिसे कहते हैं, वो कानून कौन था? रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट कानून आया था कब? 1919 में। क्या आप लोग को पता है? चलिए इनके बाद 17 में कहा रहा है कि किसके सिक्कों में पहिया पाया गया था? तो किसके सिक्कों में पहिया पाया गया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि मेनाडर, ऑप्शन बी में कह रहा है कि देमुत्री यस यूस के, ऑप्शन ऑप्शन सी में कह रहा है कनिष्क के, ऑप्शन डी में कह रहा है कि पाना की। तो किसके सिक्कों में जो था पहिया पाया गया था? तो पहिया किसके सिक्कों में पाया गया था? तो पहिया जो था वह मेनाडर के सिक्कों में पहिया पाया गया था। चलिए इनके बाद 18 में कह रहा है कि इनमें से एक कौन कनिष्क ने चीन से नहीं जीता था, पहचाने। तो कह रहा है कि कौन सा जो जो व्यक्ति था वह चाइना से नहीं जीता था। तो ऑप्शन एम कह रहा है कि खोतान, ऑप्शन बी में कह रहा है कि
यारकंद ऑप्शन सी में कराएगी कसगर, ऑप्शन डी में कराएगी कपिसा। तो कौन था जो कनिष्क ने चीन से नहीं जीता था? तो चीन से जो जीतने वाला नए व्यक्ति था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था वह कपिसा था। कौन था? कपिसा था। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आगे 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम से आया साधु कहा जाता है? तो पश्चिम से आया साधु किसे कहा जाता है? थॉमसन ऑफ कन्ना को, या ऑप्शन बी में कह रहा है कि सेठ थॉमस को, ऑप्शन सी में कह रहा है कि सेठ बर्थोलोमेव के, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसी पश्चिमी के आयु साधु के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सेठ थॉमस को कहा जाता है पश्चिमी आयु साधु। चलिए इनके बाद आप लोग जो नए बच्चे हैं लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इनके बाद 20 में कह रहा है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और अकबर के बीच अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? यहाँ पर किसके छूट गया? तो अकबर और किसके बीच लड़ा गया था 1576 का युद्ध? तो ऑप्शन ए में करा कि शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन बी में करा है महाराणा प्रताप के द्वारा, ऑप्शन सी में करा कि हेमू विक्रमादित्य के द्वारा, ऑप्शन डी में करा कि नादिर शाह के द्वारा। 1576 का जो हल्दी घाट की लड़ाई थी या युद्ध थी, ये वह अकबर और किसके द्वारा लड़ा गया था? वह अकबर और महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था। चलिए हमारा जो था हिस्ट्री खत्म हुआ। क्या हुआ? हिस्ट्री खत्म हुआ। चलिए अब हम फिजिक्स की ओर चलते हैं। फिजिक्स में सबसे पहला कार्य है कि फिजिक्स में सबसे पहला जो हमारे हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि विद्युत द्विव ध्रुव अधूर अधूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ध्रुव अधूर्ण का ऐसा मात्रक ऑप्शन ए में कह रहा है कि कूलाम मीटर होता है, ऑप्शन बी में कह रहा है कूलाम बट्टा मीटर होता है, या ऑप्शन सी में कह रहा है कि कूलाम कूलाम माइनस मीटर डिग्री 2 होता है, या ऑप्शन डी में कह रहा है कूलाम गुना मीटर होता है। आप लोग कमेंट करिए कि विद्युत ध्रुव अधूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ध्रुव ध्रुव अधूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए। तो इनका जो ऐसा मात्रक होता है वह कूलाम मीटर होता है, यानी कूलाम गुना मीटर या कूलाम मीटर एक साथ भी कह सकते हैं। चलिए इनके बाद दूसरा हम कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि और अदिश राशि से लगभग एक ठो या एक ठो क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो चलिए इनके बाद बताइए कि सदिश राशि कौन सा है? तो आवेश है, या धारिता है, या विद्युत तीव्रता एक का है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए कि इन तीनों में से सदिश राशि कौन सा है? तो सदिश राशि इन तीनों में से कौन सी है? तो सदिश राशि विद्युत तीव्रता का है। चलिए ये दोनों जो है वह कौन सा है? तो ये दोनों जो है यह हमारी अदिश राशि है। चलिए इनके बाद 3 में करा कि विद्युत आवेश का संमात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का संमात्रक कूलम होता है, वोल्ट होता है, या एम्पीयर होता है, या विभवांतर होता है। तो आवेश विद्युत आवेश का संमात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। सॉरी, डायरेक्ट आवेश का आशय मात्रक कूलम होता है, लेकिन विद्युत आवेश का आशय मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का आशय मात्रक भी वोल्ट ही होता है। चलिए उनके बाद 3 में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, या अचर रहता है, या बढ़ता या घट घट सकता है। तो क्या होता है? तो वह बढ़ता और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। किस कंडीशन में बढ़ और घट सकता है? तो वस्तु से आवेशित जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान जो है वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए इनके बाद इनके बाद 5 में करा है कि डिबाड मात्रक है किसका? आवेश का, या विभव का, या विद्युत ध्रुव अपूर्ण का, या ऑप्शन डी में करा है कि कोई नहीं। तो डिबाई जो मात्रक है वह किसका मात्रक है? तो डिबाई मात्रक आप लोग कमेंट करिए किसका मात्रक है। तो डिबाई जो मात्रक है वह किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए।
डिवाई किसका मात्रक है? डिवाई जो है वह विभव का मात्रक है और विभव का से मात्रक क्या होता है? तो विभव और विभवांतर का से मात्रक वोल्ट होता है और डिवाई का मात्रक क्या होता है? तो विभव और विभव का से मात्रक वोल्ट और विभवांतर का से मात्रक वोल्ट होता है। चलिए आप लोग जो नए बच्चे हैं लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज करके। चलिए इनके बाद 6 में करा है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का की तीव्रता का ऐसे मात्रक वोल्ट बट्टे कूलाम होता है या न्यूटन बट्टे कूलाम होता है या वोल्ट बट्टे मीटर होता है या कूलाम बट्टे न्यूटन होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक जो होता है वह न्यूटन बट्टे कूलाम होता है जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में कह रहा है कि विद्युत विभव का ऐसे मात्रक मात्रक वोल्ट है। तो यह तुल्य है, किसके लिए तुल्य है? तो यह ऑप्शन ए में कराया कि जूल बट्टा कूलाम होगा या ऑप्शन बी में कराया कि जूल बट्टा कूलाम सॉरी जूल गुना कूलाम। ऑप्शन सी में कराया कि कूलाम बट्टा जूल और ऑप्शन डी में कराया कि इनमें से कौन है? तो विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है तो इसका तुल्य क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए इसका तुल्य क्या होगा? तो इसका तुल्य जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उसका तुल्य जो है वह जे बट्टा सी यानी जूल बट्टा कूलाम हो जाएगा। चलिए इनके बाद इनके बाद 8 में कह रहा है कि विद्युत आवेश ESU मात्रक में होता है। तो विद्युत आवेश ESU मात्रक में 4.78 गुना 10 टू पावर माइनस 10 होता है। ये ऑप्शन ए में करा है। ऑप्शन बी में करा है कि प्लस 1.6 गुना 10 टू पावर माइनस 19 होता है। ऑप्शन सी में करा है कि 2.99 गुना 10 गुना 109 नहीं 10 टू पावर 9 होगा। यहाँ 109 नहीं 10 टू पावर 9 होगा। चलिए उसके बाद डी में करा है कि माइनस 1.6 गुना 10 टू पावर 19। तो विद्युत आवेश ESU का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश ESU का मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए ESU का मात्रक क्या होता है? तो ESU का जो मात्रक होता है वह 4.78 गुना 10 टू पावर माइनस 19 सॉरी माइनस 10 होता है जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इनके बाद 9 में करा कि विद्युत आवेश का क्वांटम क्या करा है? क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो है क्वांटम क्वांटम मात्रक क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि 4.78 गुना 10 टू पावर माइनस 19। ऑप्शन बी में करा है कि प्लस 1.6 गुना 10 टू पावर माइनस 19। ऑप्शन सी में करा है कि 2.99 10 टू पावर 9। ऑप्शन डी में करा है कि 1.6 गुना 10 टू पावर माइनस 19। तो क्वांटम विद्युत आवेश क्वांटम ESU का ऐसे मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। चलिए बताइए इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका जो ऐसे मात्रक होता है वह क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए। इसका जो ऐसे मात्रक होता है वह 4.78 गुना 10 टू पावर माइनस 19 होता है और जो विद्युत आवेश ESU का डायरेक्ट का मात्रक क्या होता है? ESU का डायरेक्ट का मात्रक भी वही होता है और इनका भी मात्रक वही होता है। दोनों का मात्रक क्वांटम और डायरेक्ट आवेश का भी मात्रक वही होता है। चलिए इनके बाद 10वां में करा के किसी संधारित्र का धारिता का मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है या न्यूटन होता है या फारडा होता है या एम्पियर होता है? किसी संधारित्र का धारिता का से मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए। तो इनका मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र धारिता का मात्रक जो होता है वह मात्रक फेरडा होता है। क्या होता है? फेराड सॉरी फेरडा नहीं फेराड। चलिए इनके बाद 11 में करा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है? या ऑप्शन सी में करा है कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी और ऑप्शन डी में करा है इनमें से कौन है? संरक्षी का मतलब आके सुरक्षित रहता है असंरक्षी का मतलब आके असुरक्षित रहता है या ऑप्शन सी में करा है कहीं कहीं संरक्षी सुरक्षित रहता है और कहीं असंरक्षी असुरक्षित रहता है। ऑप्शन डी में करा है इनमें से कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह कैसा होता है? वो लोग कमेंट करिए। अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है यानी सुरक्षित रहता है। चलिए इनके बाद
इनके बाद 12 में करा के आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कैसा होता है? तो एक आवेशित चालक की सतह पर जो है विद्युत सॉरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है, या सतह का लंबवत होती है, या सतह के सॉरी स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो एक आवेशित सतह जो है बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? तो इनकी जो तीव्रता होती है वह कैसी होती है? आप लोग कमेंट करिए। इसकी जो तीव्रता होती है वह सतह के लंबवत होती है। कैसी होती है? सतह के लंबवत। इनके बाद 13 में करा के 13 में करा के फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो है वेबर होता है, या टेस्ला होता है, या न्यूटन बट्टा मीटर होता है, या मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल का आशय मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और न्यूटन बट्टा मीटर वह किसकी होती है? आप लोग कमेंट करिए। तो फ्लक्स घनत्व कहा था ना हमको, तो फ्लक्स घनत्व का जो आशय मात्रक होता है वह टेस्ला हो जाता है। और चुंबक का आशय मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चुंबक का आशय मात्रक आप लोग कमेंट करिए। और चलिए इनके बाद 14 में कह रहा है कि किसी विद्युत का पूरा विद्युत पूरा विद्युत स्थिरांक है तो हमेशा अधिक होता है। तो किसी भी वस्तु का जो है वह पूरा विद्युत जो है वह स्थिरांक होगा, तो वह कैसा होगा? शून्य होगा, या 0.5 से होगा, या 1 होगा, या 7 होगा। तो वह कैसा होगा? जिसका पूरा विद्युत स्थिरांक होगा वह हमेशा कैसा रहेगा, या उसका हमेशा कितना अधिक होगा? तो उनका जो अधिक होगा वह लगभग लगभग 1 से अधिक होगा। कितना? 1 से अधिक हमेशा रहेगा। चलिए इनके बाद 16 सॉरी 15 में करा के आवेश का असीम मात्रक क्या होता है? ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो आवेश का असीम मात्रक ऑप्शन ए में करा है एम्पियर, ऑप्शन बी में करा है कि फैराड, ऑप्शन सी में करा है कि वोल्ट, और ऑप्शन डी में करा है कि कूलम्ब। तो आवेश का असीम मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब। आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो सी से। चलिए विद्युत धारा का असीम मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एम्पियर, और विभवांतर का असीम मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट, और विभव का असीम मात्रक वोल्ट होता है। और फैराडे किसका मात्रक होता है? ये आप लोग कमेंट कीजिए। इनके बाद 16 में कह रहा है कि एक विद्युत ध्रुव ध्रुव एक पृष्ठीय से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ का पर कुल फ्लक्स होगा कितना? अंततः होगा, या शून्य होगा, या आवेश पर निर्भर करता है, या द्विध्रुव की स्थिर पर निर्भर करता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव का पृष्ठ जो है वह किससे घिरा होता है? तो वह पृष्ठ जो है वह किससे घिरा घिरा होता है? आप लोग कमेंट करिए। यह जो घिरा होता है वह शून्य से घिरा होता है। कैसा? कुल फ्लक्स जो होता है वह किससे घिरा होता है? विद्युत का। यह जो घिरा होता है वह शून्य से घिरा होता है। चलिए इनके बाद 17 में कह रहा है कि जब किसी विद्युत ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो ऐसा बोलिए कि जब विद्युत ऋणावेशित होता है तो वह कैसा हो जाता है? तो जब विद्युत ऋणावेशित हो है तो द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, या वही रहता है, या इनमें से कौन है? तो जब विद्युत ऋणावेशित होता है तो द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है, या घट जाता है, या कैसा रहता है? तो जब द्रव्यमान बढ़ सॉरी जब ऋणावेशित रहेगा तो द्रव्यमान क्या होगा? तो जब विद्युत ऋणावेशित रहेगा तो द्रव्यमान जो है वह क्या होगा? तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब धनावेशित रहेगा तो द्रव्यमान घटेगा। चलिए इनके बाद 18 में कहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो है वह 1.8 गुना 10 to the power 11 सी सी प्रति केजी है, कूलम प्रति केजी है। या ऑप्शन बी में कराएगी 1.8 गुना 10 to the power-19 कूलम केजी है। या ऑप्शन सी में कह रहा है कि 1.6 गुना 10 to the power-19 कूलम प्रति केजी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट आवेश कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट आवेश वह 1.6 गुना 10 to the power 11 11 या 11 गुलाम केजी गुलाम प्रति केजी आवेश है। चलिए
इनके बाद 19 में करा कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है तो विद्युत पर बल होगा। कैसा बल होगा? वह एक्स अक्ष पर लंबवत होगा या अशून्य होगा या एक्स अक्ष के अनु होगा या इनमें से कोई नहीं। तो एक्स अक्ष पर जो समांतर रखा जाएगा वह ध्रुव, वह कैसा होगा? ध्रुव पर सॉरी द्विध्रुव पर बल कैसा होगा? द्विध्रुव पर जो बल होगा वह कैसा होगा? आप लोग कमेंट करिए, वह बल कैसा होगा? तो वह बल जो होगा वह एक्स अक्ष के लंब पर होगा या शून्य पर होगा या अक्ष अक्ष के अनु पर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो वह बल जो है वह कहाँ पर होगा? ये आप लोग कमेंट करिए और बताइए ये बल जो है वह कहाँ पर होगा? तो वह जो है एक्स अक्ष के अनु पर होगा। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है और इनके बाद बायोलॉजी की ओर चलेंगे। चलिए 20 में कह रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गले ए तथा बी दिए गए हैं पर एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन सी में कह रहा है कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब एक पर प्लस देगा और एक पर माइनस देगा तो क्या होगा? तो जब एक पर प्लस और एक पर माइनस देगा तो बी का द्रव्यमान जो है वह बढ़ जाएगा। चलिए बायो में चलते हैं। बायो में कुल 50 प्लस क्वेश्चन है तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सभी को सही करिएगा और आगे बढ़िए। चलिए हमारा क्योंकि परीक्षा नजदीक आते जा रहा है और हमें तैयारी भी आगे करना। चलिए इनके बाद आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करिए और बताइए। सबसे फर्स्ट में ये बच्चा वाला क्वेश्चन है जिसमें जिसमें सबसे सर्वप्रथम में कह रहा है कि ऑप्शन ए में सॉरी प्रश्न संख्या 1 में कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक बायो फादर कौन है? तो जीव विज्ञान के पिताजी अरस्तु साहब है या गॉल्टन है या सुकरात है या कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता और ज्योग्राफी का पिता सॉरी जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो जीव विज्ञान का पिता जो है वह अरस्तु साहब है। और जो हमारे ज्योग्राफी का पिता कौन है ये आप लोग कमेंट करिए। इसके बाद हिस्ट्री का पिता कौन है ये आप लोग कमेंट करिए। चलिए इनके बाद दूसरा में कह रहा है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो जो स्तनधारी प्राणी होगा उसका सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि तंतुपट, ऑप्शन बी में कह रहा है कि चार कोष्ठीय हृदय, ऑप्शन सी में कह रहा है कि दांत विनाश, ऑप्शन डी में कह रहा है कि अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। तो जो स्तनधारी 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 रहेगा उसका मुख्य लक्षण कौन सा है? तो स्तनधारी का जो है मुख्य लक्षण वह चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो इसका मतलब जो है वह कौन सा वह कौन सा वह पक्षी है? तो चमगादड़। चमगादड़ जो है वह अभी स्तनधारी वो एक क्या है? तो स्तनधारी पक्षी है। तो स्तनधारी पक्षी होने के कारण उसमें भी तब होगा चार हृदय या चार कोष्ठ तो या चार वैषम। तो आप लोग कमेंट करिए होता है कि नहीं होता है। और चमगादड़ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। यह एक स्तनधारी जीव है या स्तनधारी पक्षी है। इसलिए इनके बाद 3 में कह रहा है कि शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में जो फास्फोरस वह अस्थियां में पाया जाता है या केवल दांत में या केवल अस्थाइयों अस्थाइयों तथा दांतों में या सभी कोशिकाओं में? तो फास्फोरेट जो है वह कहाँ पर पाया जाता है? आप लोग कमेंट करिए कि फास्फोरेट कहाँ पाया जाता है? तो फास्फोरेट जो है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो फास्फोरेट जो पाया जाता है वह अस्थियों और दांत में पाया जाता है। चलिए इनके बाद 4 में कह रहा है। चलिए अब फर्स्ट में चलते हैं। 4 में कह रहा है कि मनुष्य का लाल रुधिर कणों आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी का 120 दिन, 130 दिन या 140 दिन। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 150 दिन। तो
आरबीसी का जो है जीवन अवधि वह कितने दिन की होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 से 130 दिन की अवधि होती है, सॉरी 120 दिन होती है, हमें 120 दिन में मारना है। चलिए उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि कितने दिन होता है? तो डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का जीवन अवधि कितने दिन की होती है? तो इनका जो है 12 से लगभग 20 दिन की होती है। चलिए इनके बाद 5 में करा कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, तो परंतु उससे उससे भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? तो एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करेगा पर परंतु उसे भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाएगा? अधिपादप कहलाएगा या सहजीवी या परजीवी या इनमें से कोई नहीं? तो वह कौन सा चीज कहलाएगा जो दूसरे से दूसरे से क्या लेगा? भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाएगा? तो दूसरे से जो भोजन नहीं लेता है वह क्या कहलाएगा? आप लोग कमेंट करिए। तो वह जो कहलाएगा वह अधि क्या कह रहा है? अधिपादप कहलाएगा। चलिए इनके बाद 6 में कह रहा है क्या? तो 6 में कह रहा है कि शरीर का शक्तिशाली पेशी पाई जाती है। तो शरीर का शक्तिशाली पेशी हृदय में पाया जाता है या जांघ में या भुजा में या जेबरे में? तो शरीर का जो है सबसे शक्तिशाली पेशी पाई जाती है कहाँ पर? आप लोग कमेंट करिए। शरीर का जो है सबसे शक्तिशाली पेशी जो पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है? शरीर का सबसे शक्तिशाली पेशी जो है वह दांत में पाया जाता है, यानी जेबरों में पाया जाता है। चलिए इनके बाद क्योंकि जेबरों से हम किसी भी चीज को काट देते हैं। चलिए इनके बाद 7 में करा कि रुधिर दाब, ब्लड और प्रेशर का नियंत्रण करता है, कौन करता है? थॉमस करता है या एंड्रियल करता है, थॉराइड करता है या इनमें से कोई नहीं? तो रुधिर दाब और ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण करता है वह कौन करता है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो रुधिर दाब और ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण करता है वह कौन करता है? तो इनका जो नियंत्रण करता है वह एड्रियल करता है, एड्रीनल करता है। चलिए सॉरी। इनके बाद 8 में कह रहा है क्या? तो 8 में कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? पेशीय ऊतक है या उपकला ऊतक है या संयोजी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है? तो शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो शरीर में जो है सबसे अधिक ऊतक पाए जाने वाला कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक ऊतक पाए जाने वाला वह संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। चलिए इनके बाद नाम कराया कि हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा एक मृतजीवी जीव है या कीटभक्षी है या शाकभक्षी है या मांसभक्षी है? तो हाइड्रा जो है वह कैसा जीव है? तो हाइड्रा जो है एक मांसभक्षी जीव है। चलिए इनके बाद 10 में कह रहा है कि तेल चट्टों में श्वसन अंग होता है, गिल्स में या फेफड़ा में या क्यूटिकल में या ट्रेकिया में? तो तेल चट्टे में जो है श्वसन अंग कहाँ पर होता है? तो तेल चट्टे में जो है श्वसन अंग वह कहाँ पर होता है? आप लोग कमेंट करिए। तो तेल चट्टा में श्वसन अंग जो है वह कहाँ पर होता है? आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो तेलचट्टा में जो है श्वसन अंग व ट्रेकिया में पाया जाता है। इनके बाद फेफड़ा में मनुष्य और जितने भी जीव है उनका जो है फेफड़ा में पाया जाता है। इनके बाद गिल्स में मछलियां का पाया जाता है। चलिए इनके बाद 11 में कहा यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ऑप्शन एम करा है कि हेपेटो गाल डक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी में करा है कि हेप्टी प्रेटिक्स डक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी में करा है कि एस्टिक डक्ट के द्वारा, ऑप्शन डी में करा है कि हेपेटिक डक्ट के द्वारा। तो यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यकृत द्वारा जो था बनाया गया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो वह जो किसके द्वारा पहुंचता है आप लोग कमेंट करिए। वह किसके द्वारा पहुंचता है? तो यह जो पहुंचता है वह किसके द्वारा पहुंचता है? तो वह एस्टिकक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। चलिए इनके बाद 12 में कह रहा है कि रेनिन का अंग द्वारा स्त्रावित होता है, किसके द्वारा रेनिन स्त्रावित होता है? ऑप्शन एम करा है कि लिवर, ऑप्शन बी ऑप्शन सी में करा है किडनी, ऑप्शन बी में करा है कि स्टोमच और ऑप्शन डी में कह रहा है क्या आप लोग? ऑप्शन डी में कह रहा है कि डी में कह रहा है कि सेल ब्लड। तो किसके द्वारा जो है रेनिन का अंग स्त्रावित होता है? तो रेनिन का जो अंग स्त्रावित होता है वह स्टोमच के द्वारा होता है। चलिए इनके बाद
13 में करा है कि डार्विन्ज 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 क्या है? तो ऑप्शन ए में करा है कि उपजातीय लक्षण का विसंगति। ऑप्शन बी में करा है कि जन्म दर नियंत्रण सॉरी निरंतरता। ऑप्शन सी में करा है कि प्राकृतिक चयन, और ऑप्शन डी में करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या करा है कि डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विनिज्म जो है वह क्या है? आप लोग कमेंट करिए। डार्विनिज्म जो है वह क्या है? तो डार्विनिज्म जो है वह एक क्या है? तो वह एक प्राकृतिक चयन है। चलिए इनके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि और की ऑक्टेरिक्स किसका संयोजक था? तो और ऑक्टी ऑक्टी और की ऑक्टेरिक्स किसका संयोजक था? ऑप्शन एम करा कि सरीसृपों की। ऑप्शन बी में करा पक्षियों की स्तनिक। ऑप्शन सी में करा कि उभयचरों की स्तनिक। और ऑप्शन डी में करा कि सरीसृपों के पक्षियों की। तो ऑक्की और की ऑक्टेरिक्स जो था वह किसका संयोजक था? तो और की ऑक्टिक्स जो था वह किसका संयोजक था? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। यह जो संयोजक था वह किसका था? वह जो था सरीसृपों के पक्षियों का था। चलिए इनके बाद 15 में कह रहा है क्या? 15 में कह रहा है कि जीवों तथा वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के वातावरण और पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है क्या? तो उसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये आप लोग कमेंट करिए। इसे जो कहते हैं हम ईसोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोलॉजी कहते हैं। चलिए इनके बाद 16 में कह रहा है कि डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो डायनासोर का जो है सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? ऑप्शन एम करा है कि स्वालयक काल को, या अर्की ज्वालायक काल को, या मिसो ज्वालक, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको हम जो है सुनहरा काल कहते हैं? डायनासोर का जो है सुनहरा काल किसको कहते हैं? तो आप लोग कमेंट करिए। तो डायनासोर का जो है सुनहरा काल वह हम मिसो ज्वालक काल को कहते हैं। किसको? मिसो ज्वालक काल को कहते हैं। चलिए इनके बाद 17 से पहले आप लोग जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और 18 में चलते हैं, सॉरी 17 में चलते हैं। 17 में कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई है? तो जीवन का जो उत्पत्ति हुआ वह किस महाकल्प से हुआ है? ऑप्शन एम कह रहा है कि प्रे के प्रे के मम्बी सॉरी चलिए इनके बाद 18 में करा है कि 18 में करा है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो मानव की उत्पत्ति जो था वह प्लास्टिकोसीन के युग में हुई थी। या ऑप्शन बी में करा है कि मायोसीन के, या ऑप्शन सी में करा है कि प्लोयोसीन के, या ऑप्शन डी में करा है कि ओलिगोसीन के। तो मानव का जो उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वह किस युग में हुई थी? आप लोग कमेंट करिए। तो मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वह लगभग किस युग में हुई थी? तो उनकी जो उत्पत्ति हुई थी वह क्या कहते हैं, प्लायोसियन युग में हुई थी। चलिए इनके बाद सॉरी 19 में कह रहा है कि मानव विकास कहाँ से हुआ था? तो मानव विकास जो है वह मध्य अफ्रीका से, या मध्य एशिया से, या ऑस्ट्रेलिया से, या अफ्रीका से। तो मानव का जो विकास हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो मानव का जो विकास हुआ था वह मध्य एशिया से हुआ था। चलिए इनके बाद 20 में कह रहा है कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। तो गुणसूत्र पर जो है जीन की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए करा गोल गोल। ऑप्शन बी करा कि कुंडलीकार। ऑप्शन सी करा कि रेखाकार। ऑप्शन डी करा कि इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्रों पर जो है जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो गुणसूत्र पर जो है जीनों की उपस्थिति क्या है? तो आप लोग कमेंट करिए इनकी उपस्थिति क्या है। तो इनकी जो उपस्थिति है
वह क्या है, तो इनकी उपस्थिति रेखा कार्य है। चलिए इनके बाद 21 में कह रहा है कि एंटीजन क्या है, तो एंटीजन ऑप्शन एम कह रहा है कि एंटीबॉडी का विपरीत है या एंटीबॉडी का अवशेष है, या ऑप्शन सी में कह रहा है कि एंटीबॉडी का निर्माण का उत्प्रेरक है, ऑप्शन डी में कह रहा है कि एंटीबॉडी का फल है। तो एंटीजन क्या है, तो एंटीजन जो है वह क्या है, आप लोग कमेंट करिए। तो एंटीजन जो है वह एक एंटीबॉडी का निर्माण, सॉरी, एंटीबॉडी का जो है वह क्या है, तो एंटीबॉडी का जो है निर्माण हेतु तो उत्प्रेरक है। चलिए इनके बाद 22 में करा कि कारक आर एच फैक्ट का आर एच फैक्टर का जो है खोजकर्ता कौन है, तो आर एच फैक्टर का जो खोजकर्ता है वो कौन है, तो ऑप्शन में करा है कि लेन अस्टिनर, ऑप्शन बी में करा है कि विनर, ऑप्शन सी में करा है कि रिसर्च, ऑप्शन डी में करा है कि लैंड स्टीनर एवं विनर। तो कौन था जो किसका था, तो आर एच कारक किसका था, तो आर एच कारक जो था वह किसका खोज करता था, तो आर एच कारक जो है वह किसका खोज करता था, तो वह जो था लैंड स्टीनर एवं विनर का खोज करता था। चलिए इनके बाद, तो इससे पहले आप लोग बताइए कितना सही हुआ और कितना गलत। चलिए इनके बाद 23 में करा कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों और गति करते हैं, तो सूत्री विभाजन सूत्री विभाजन के किस बीच में जो है अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों के बीच गति करता है, तो आप लोग कमेंट करिए किस अवस्था में करता है। ऑप्शन ए है कि एनोफेज, ऑप्शन बी में है कि टीलोफेज, ऑप्शन सी में है कि मोटाफेज, और ऑप्शन डी में है कि प्रोफेज। तो किस में करता है गुणसूत्र का विपरीत ध्रुवों के और गति, तो किस में करता है आप लोग कमेंट करिए, और जो नए बच्चे हैं लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सूत्री का विभाजन का जो है किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव में कार्य करता है, तो यह जो कार्य करती है वह किस में करती है, यह जो है एनाफेज में करती है। चलिए इनके बाद 24 में कहा है कि बीज किस से बनता है, तो बीज जो है वह भ्रूण से बनता है या भ्रूण कोश से या अंडाशय से या बीजांड से, तो बीज जो बनता है वह किससे बनता है, आप लोग कमेंट करिए। बीज जो बनता है वह बीजांड से बनता है, और अंडाशय किससे बनता है, तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए इनके बाद 25 में कह रहा है कि सुपारी का खाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो सुपारी का खाने वाला भाग जो है वह बीजावरण कहलाता है, या भ्रूण सोन कहलाता है, या अंत फल भीति कहलाता है, या मध्य फल भीति कहलाता है। तो सुपारी का खाने वाला भाग क्या कहलाता है, सुपारी का खाने वाला भाग क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करिए। तो सुपारी का जो है खाने वाला भाग वह भ्रूण सोन कहलाता है, भ्रूण सोन कहलाता है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 25 में, चलिए इनके बाद 25 में कह रहा है 25 में कह रहा है कि सुपारी का खाने वाला भाग क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है, भ्रूण सोन, या अंतः फलवती, या मध्य फलवती। तो सुपारी को खाने वाला भाग को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करिए। तो सुपारी को खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करिए। सुपारी के खाने वाले भाग को जो है वह भ्रूण सोन कहते हैं। चलिए इनके बाद 26 में कहा कि कौन सा फल नट कहलाता है, नट किस फल को कहलाते हैं, मूंगफली को, या सुपारी को, या अखरोट को, या काजू को। कौन सा फल जो है वह नट कहलाता है, नट जो है वह कौन सा फल कहलाता है, तो सुपारी को जो है वह नट फल कहते हैं। और सुपारी जो है वह कहाँ से खाया जाता है, तो भ्रूण सोन से खाया जाता है। इनके बाद 27 में कहा है कि नारियल
नारियल का में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल में खाने वाला भाग पूर्ण सोन होता है, या मध्य फल भीति होता है, या अंत फल भीति होता है, या भय फल भीति होता है। तो नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का जो है अंत फल भीति होगा, क्योंकि अंदर में ही जो होता है उनका फल होता है। अब लोग कमेंट करिए कौन सा नारियल का भाग खाने वाला होता है। चलिए, इनके बाद 28वां कार्य, इनके बाद 28वां कार्य कि मक्का का दान है। तो मक्का का दान कौन सा है? बीज है, या वास्तविक फल है, भ्रूण है, या अवास्तविक फल है? तो मक्का का जो है दाना है वह क्या है? मक्का का जो है दाना वह क्या है? तो मक्का का जो दाना है, आप लोग कमेंट करिए क्या है? तो मक्का का दाना एक एक क्या है? वास्तविक फल है। चलिए, इनके बाद 29 में कह रहा है कि कटहल में खाने योग मसाल भाग क्या कहलाते हैं? तो कटहल का जो है वह सहपत्र कहलाते हैं, सहपत्र कहलाते हैं, सपत्र परिधि जल पुल कहलाते हैं, या परिद परिदल पुंज कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कटहल के खाने योग मांसल भाग को क्या कहते हैं? तो कटहल के अंदर जो खाने वाले मांसल भाग को क्या कहते हैं? तो आप लोग कमेंट करिए किसे कहते हैं उनको। तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो कहते हैं वह सहपत्र पर, परिदल पुंज कहते हैं। चलिए, इनके बाद खत्म। और चलिए बाय, आप लोग याद रख